आज हम षष्ठ कक्षा में सामाजिक विज्ञान का टॉपिक पढ़ेंगे देश के नाम। देश के नाम का मतलब है कि अपने देश का नाम है वो किस प्रकार पड़ा है, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में जानेंगे। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आज हम अपने देश के लिए अंग्रेजी में हम इंडिया कहते हैं और भारत और अन्य नामों से भी पुकारते हैं, जैसे हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। इंडिया शब्द इंडस से निकला, इंडस शब्द से इंडिया शब्द निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यानी जो इंडिया शब्द है ये इंडस शब्द है, इससे निकलकर इंडिया बना, इंडस से इंडिया बना। और जो इंडिया शब्द है उसको संस्कृत जो भाषा है उसमें हम सिंधु कहते हैं। अपने एटलस का मतलब होता है मानचित्र। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। यानी जो अपना मानचित्र है, आपकी पुस्तक में जो मानचित्र दे रखा है उसको आपको देखना, और उनके देख के बाद मानचित्र देखेंगे तो वहाँ देखेंगे ईरान और यूनान कहाँ है, उसका देख कर वो पता लगाना है, देखना है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदास और यानी 2500 वर्ष पूर्व का मतलब पहले उत्तर पश्चिम जो भाग है उस क्षेत्र से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु जो है उसके लिए हिंदोस और इंदोस शब्द का प्रयोग किया है। और इस नदी के और किसके लिए सिंध नदी के लिए प्रयोग किया, किसके लिए, किन्होंने, ईरानियों और यूनानियों ने हिंदोस अथवा इंदोस। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। यानी इन्होंने जो सिंधु नदी है उसके जो पूर्व भाग में स्थित जो धरातल है, क्षेत्र है, भूमि है या भूमि प्रदेश है, उसके लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। और भारत का नाम अभी हमने भी ये ऐसा पढ़ा है, कई दंत कथा भी सुनी होगी कि अपने देश का नाम यानी भारत क्यों पड़ा, भारत से भारत पड़ा है कि दुष्यंत का पुत्र था भरत और बहुत सूरवीर और ताकतवर था और शेर शावकों के साथ में बचपन में वो खेलता था। और ऐसा भी सुनते हैं कि वो जो शावक है, शेर के जो बच्चे होते थे उनका जबड़ा पकड़े उसके दांत की तरह इतना सूरवीर था, उसके नाम पर भरत पड़ा है। ऐसे हम आप सुनते होंगे, दंत कथा भी सुनी होगी। भरत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। आपकी किताब में दे रखा है कि भरत का नाम का प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक समूह था, लोग रहते थे, उसके लिए भरत शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख जो हम पढ़ रहे हैं इसका उल्लेख का मंत्र, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, संस्कृत की प्रारंभिक जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है ऋग्वेद, उससे इसकी जानकारी मिलती है कि इसका देश यानी भारत से इसका नाम भारत पड़ा था। और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऐसे ऐसे अलग अलग समूह, अलग नदियों किनारे क्षेत्र रहने वाले लोगों लिए प्रयोग करते करते इस जो पूरा क्षेत्र है इसका नाम अपने देश के लिए ये होने लगा। अभी हमने पढ़ा था अपना देश का नाम है वो भारत कैसे पड़ा। अब हमें यहाँ हम पढ़ेंगे अतीत के बारे में कैसे जाने। अब मान लो आपने पढ़ा, हमें पढ़ा कि भाई ईरानियों ने इन्हें हिंदोस शब्द है, यूनानियों ने इसे ये कहा, या ये किसी अन्य कोई जो यहाँ बाहर से आने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा, या हमारे को समूह के लिए यहाँ के लोगों ने उनका प्रयोग किया, तो उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। अब आज की तरह हम देख रहे हैं आज हमें सारे छापे खाने का प्रयोग हो गया, सब लिखी हुई मिलती है, कंप्यूटर से लिख लेते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, नहीं तो उसमें जो कागज़ है उसका आविष्कार हुआ था, न जो छापे खाने उनका आविष्कार हुआ था। और तब वो कैसे लिखते थे, जो हमें उनकी जानकारी हमें आज वर्तमान में प्राप्त होती है, उसके बारे में हमें जानेंगे। अतीत को जानने के लिए, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, अतीत का अर्थ होता है
बीता हुआ समय, जो समय बीत गया उसे हम अतीत कहते हैं। अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना, यानी हमें अतीत के बारे में, बीते हुए समय के बारे में यदि हमें जानना है तो हमें क्या करना होगा कि जो उस समय की जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उसको हमें पढ़ना होगा, ढूंढना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। अभी हमारे एक सामने आता है पांडुलिपि, तो पांडुलिपि उसे कहते हैं जो ये जो पुस्तकें है पुरानी, जो जिसके बारे में बीते हुए समय के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो हाथ से लिखी होती थी, हाथ से लिखते थे। आज की तरह जैसे कंप्यूटर से और से जो आते हैं, ये ऐसा नहीं हो उस समय, क्योंकि इनका प्रयोग ही नहीं हुआ था, इनका आविष्कार भी नहीं हुआ था, इनके बारे में जानते नहीं थे, तो हाथ से लिखते थे। जैसे भैया बहन आपकी गृह कॉपी में अपना काम करते हैं ऐसे। तो ये जो पुस्तकें लिखी होती थी उससे हम हाथ से जो लिखी हुई पुस्तकें हैं उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के जो अंग्रेजी में है उसे पांडुलिपि कहते के लिए ये प्रयुक्त, यानी उनके लिए होने वाला प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। जो लैटिन शब्द भाषा है उनका मेन्यू शब्द है, उससे ये बना है, जिसका अर्थ होता है, इसका यदि हिंदी में उस रूपांतरण करेंगे तो होगा हाथ से निकला, यानी इसका मतलब हाथ से लिखी हुई, हाथ से निकली हुई। हम ऐसे ही कहते हैं ना कि ये चीज़ इसके बारे में जानते हो कि हाँ इसके बारे में जानता हूँ, ये तो मेरे हाथ से निकली हुई है। तो वो चीज़ है जो पुस्तकें जो लिखता है तो उस हाथ से निकली हुई है, क्योंकि पूरा हाथ से वो लिखता है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ के पत्रों, ताड़ इन पेड़ है उनके पत्रों अथवा हिमालय जो क्षेत्र है इसमें उगने वाला बुरुज, यानी ये पेड़ है, बुरुज पेड़ है नामक पेड़ की छाल, छाल हम सामान्य भाषा में जिसको छोटा बोलते हैं, तो बड़े छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ये जो जानकारी है, जो पांडुलिपि है, वो ताड़ के पत्रों पर या हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला बुरुज नाम का पेड़ है, उसकी जो छाल है उसमें विशेष तरीके से उसको छाल को विशेष क्रिया कर कर विशेष तरीके से उस पर लिखा जाता था। अब आप ही जानते हैं छाल पर लिखना कितना कठिन होता है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिया। अब मान लो ये पेड़ के छाल पर लिखी हुई है या पेड़ के जो पत्रों पर लिखी हुई है, तो आपको पता है कि पेड़ होता है उसकी दीमक भी लगती है, कीड़े भी लगते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ जो कि नष्ट हो गई, यानी उसको खा गया या नष्ट हो गई। वो फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी मौजूद है, लेकिन ये कुछ कीड़े खा गए, कुछ नष्ट हो गई, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी पांडुलिपियाँ हैं जो आज भी मौजूद है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों उन्हें बोलते हैं, तो जैन बौद्ध के जैसे अपने मंदिर होते हैं ऐसे ही में प्राप्त होती है। ये हमारे जो पांडुलिपियाँ हैं या तो कोई मंदिर है उन अंदर ये मिलेगी पांडुलिपियाँ, और यह विहार है जो जैन बौद्ध के जो इसको मठ भी कह सकते हैं, तो उनके अंदर ये मिलेगी। इन पुस्तकों में धार्मिक माने धर्म संबंधी क्या मान्यता थी, यानी वो धर्म के बारे में मतलब जैसे एक ईश्वर में विश्वास करते थे या बौद्धवाद में करते थे, किन किन देवताओं को मानते थे, कोई मूर्ति को पूजते थे क्या, उनकी कौन कौन सी परंपराएं थी, कौन कौन से संस्कार थे, इन सब की जानकारियाँ इसमें मिलती है। वह व्यवहार, यानी उनका व्यवहार कैसा था वो, और राजाओं का जो जीवन, ये राजा के जीवन के बारे के अंदर उनकी मिलता है, उनके कहाँ उसका जन्म हुआ, उनका कहाँ तक उनका शासन था, किससे उसका युद्ध हुआ था, किस प्रकार की सेना थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, ये इनके बारे में सब हमें इनके बारे में जानकारियाँ मिलती है। औषधि यानी दवाइयों के बारे के अंदर उस समय कोई बीमार होता था तो कौन सी दवाई देते थे, तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की भी चर्चा मिलती है, यानी विज्ञान के बारे में वो लोग चर्चा करते थे, ये जानकारी भी हमें उससे मिलती है। इनके अलावा भी हमारे यहाँ महाकाव्य, अब ये पांडुलिपि, इनके अलावा और कौन कौन से हैं जो चीज़ें हैं जिससे हमें बीते हुए समय के बारे में जानकारियाँ मिलती है। उनमें है महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें कई जो है उस समय की जो प्राकृत भाषा थी, तो कुछ प्राकृत भाषा में लिखी हुई है और कुछ तमिल भाषा में लिखी हुई। ये जो महाकाव्य है, कविताएं हैं, नाटक है, वो इन भाषाओं में लिखे हुए मिलते हैं।